Hello guys, this is Abhishek Kannaria, ABP GMC Vitsa, first year medical student. Very most welcome to our YouTube channel, My Tutor 247. तो गाइज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया बॉन्ड क्लीवेज हम लोगों ने देखा था, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। उसके बाद हमने देखा था अटैकिंग स्पीसीज हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और फिर उसके बाद हमने कवर किया रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। तो कल हमने स्टार्ट किया था इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट आज हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। गाइज, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने आपको कुछ आइडिया कल ही दे चुका था मैं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का एक इफेक्ट है, जिसमें क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि दो डिफरेंट ईएन वाले एटम में बॉन्ड बनना है, दो डिफरेंट ईएन वाले एटम में बॉन्ड बनना है। और पोलर मतलब कि उसमें क्या रहता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या चाहेगा कि वो जो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपने साइड खींचने की क्षमता रखता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो उस बॉन्ड की मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपने साइड खींचने की क्षमता रखता है। अब इलेक्ट्रॉन पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे अगर बॉन्ड से। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में तो एक मतलब कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। तो जो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम का इक्वली हक रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड, एक तो पहला पॉइंट कि वो बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। क्या वो बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा? पोलराइज होगा मीन्स उस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर मतलब कि जो कार्बन के साथ जो दूसरा एटम जो ऐड है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसकी बात है, फिर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। या फिर ऐसा एटम कार्बन के साथ अटैच है, या कार्बन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम है कम तो कार्बन क्षमता रखता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड शिफ्ट करने की। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यही है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक बार उसका मतलब स्टेटमेंट, इंडक्टिव मैंने आपको समझा दी, तो इंडक्टिव इफेक्ट की मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से लिख दे रहा हूँ। खैर मैंने आपको कल समझाई था इंडक्टिव व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप और भी देखूँ। Induction of charge in non-polar sigma bond due to adjacent polar covalent bond, ठीक है ना। तो इसी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ CH3 CH2 Cl, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या रहेगा, एक क्लोरीन है और एक कार्बन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगी,
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो अब एक क्लोरीन ए तो क्लोरीन ए जो इस वाले बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो अपने साइड शिफ्ट कर लेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो का जो इस वाले बॉन्ड की ए वाले बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्लोरीन अपने साइड शिफ्ट कर लेगी। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पोलराइज। ठीक है ना। अब देखो ए हो गया हमारा स्टेटमेंट क्लियर कर रहा हूँ। एडजेसेंट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इसमें कौन सा हो गया, ए वाला। ठीक है ना। अब इसके इस वाले बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से इधर इंडक्शन हो जाए चार्ज का। क्या बोल रहा हूँ, इस वाले इस वाले बॉन्ड के पोलराइजेशन के वजह से इस वाले बॉन्ड में भी मतलब कि इन दोनों के पास भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो कैसे आएगा, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को हमने ये चीज मैं आपको कल ही बता चुका था कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। चीज मैं आपको कल ही बता चुका था कि जो चार्ज का जो इंडक्शन हो रहा है तो चार्ज को हम किससे शो कर रहे हैं, डेल्टा से, डेल्टा से शो कर रहे हैं। तो जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक यहाँ से खींचेगा चार्ज। तो मैं आपको इंडक्शन मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बारे में ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट के मैं पॉइंट भी आपको कल मैंने लिखवा दिए, तो एक बार मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि इंडक्शन इफेक्ट में जो इंडक्शन इफेक्ट में चार्ज वो जो सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कर जाती है, नॉट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पार्शियल डिस्प्लेस हो जाते हैं लो ईएन एटम से हायर ईएन एटम के। ठीक है, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इस पॉइंट तो मैं आपको कल ही बता चुका था। तो इंडक्टिव इफेक्ट में तो एक तो पहला कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अगर एक बहुत बड़ी लंबी चैन है ये वाली CH2 CH2, तो इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट बहुत ज्यादा कार्बन तक नहीं चलता, या तो मैक्सिमम 3 4 5 कार्बन तक मैक्सिमम ये इफेक्ट चलता है। कि ज़्यादा मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट मतलब 4 5 कार्बन तक चलता है, फिर उसके बाद ये डिमिनिश करना स्टार्ट कर जाता है। और अगला पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड सॉरी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस में मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहता है। ठीक है ना, एक चीज में आपको मतलब क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएगी। और एक और चीज मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट है इसका कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना गया, मतलब एक पैरामीटर टाइप में रख दिया कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो माना गया। ठीक है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हो गया। अब क्या रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट रिलेट रहता है कि इंडक्टिव इफेक्ट रिलेट रहता है कि जो कार्बन चेन से जो जो सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है, क्या जो कार्बन चेन से जो सबस्टिट्यूएंट इस वाले क्वेश्चन ए वाला सबस्टिट्यूएंट किया सेकंड लोग की, तो कार्बन चेन जो सबस्टिट्यूएंट जुड़ा है उसकी एबिलिटी पे कि उसकी एबिलिटी क्या है, या तो वो चेन को मतलब या तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन वो वहां से ले सकता है। तो इसी के बेस पे मतलब कि फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट के मतलब जो ग्रुप्स रहते हैं उसके हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं इसको कि या तो फिर सब्सटीट्यूएंट को हम कैसे ग्रुप में बांटते हैं, दो ग्रुप में मतलब एक तो या तो फिर जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके मतलब दो उसमें उसको कैटेगराइज कर देते हैं। पहले को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट या फिर प्लस आई ग्रुप या फिर माइनस आई ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप और नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप। तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप आपको बट से ही पता पड़ रहा है कि ए लोग कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट सॉरी नेगेटिव वाले ये लोग कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं
प्लस आई ग्रुप में कौन कौन सी चीजें रहती है, ठीक है ना। प्लस आई में इसकी आपको एग्जांपल मैं आपको लिस्ट बना के दे दे रहा हूँ। ए वाला इसमें कंफ्यूजन, ए इस पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, और ए वाला इसका बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ए इसका नेगेटिव चार्ज है और इसका बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है। इसकी मैं आपको ये D3 कार्बन का जो आइसोटोप रहता है वो DHDT होगा, ठीक है। तो ए प्लस आई ग्रुप है, मतलब कि, और उनके मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो सारे मतलब कि वो इंक्रीजिंग ग्रुप, इंक्रीजिंग बेस पे ये सब ऑर्डर में। तो जैसे कि माइन ओ माइनस का सबसे ज़्यादा रहता है, कैसे ज़्यादा रहता है प्लस आई ग्रुप। अभी ऑक्सीजन के पास ये जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, या फिर ए अपने जो ए वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जो चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वही मतलब कि जो जिसको कार्बन को जरूरत हो वो उसको डोनेट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए वाला ऑक्सीजन, या फिर जो एल्काइल ग्रुप है 3 कार्बन का ए वाला ग्रुप, तो ए कैसा शो करेगा, प्लस आई ग्रुप शो करेगा, ठीक है ना। CS तो ये सब कंपेरिजन में कि इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एक ग्रुप आप मतलब लग सकते हो, ठीक है ना। अब बात करें माइनस आई ग्रुप की। और और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। अब जो ग्रुप है वो मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसी क्वेश्चन में ये सारे ग्रुप वगैरह और आ जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस ग्रुप में ए माइनस आई ग्रुप की लिस्ट है इंडक्टर इफेक्ट वाली, कि ये देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ए मतलब माइनस से क्या शो कर रहा है कि ए इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे लेगा। अब जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की एन फ्लोरीन के बाद ही आती है, तो यानी कि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। अब ये जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और उस पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई कि मोर ईएन एटम पे मोर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, मोर ईएन एटम है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल रहेगा। तो यानी कि ये सबसे पहले अपनी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये हटाना चाहेगा, तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे लिस्ट में सबसे पहले रखता है, ठीक है ना। और फिर ऐसी NR3 है, क्योंकि ये तो पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ए अब ए वाला आप और देख लो, ए वाला सीक्वेंस इतनी, ये वाला sp हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन sp है, जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में सब आपने सीखा ही होगा, 11 12 में पढ़ा ही होगा कि वो sp कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से ज़्यादा रहती है, क्या बोल रहा हूँ मैं,
जो sp कार्बन है, sp मतलब sp कार्बन है, और जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन sp2 कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। ये आप ऐसे लिख लो, sp जो sp कार्बन होगा और sp2 कार्बन होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की ज़्यादा होगी इस वाले के कंपैरिजन में, ठीक है ना। जो sp कार्बन होगा यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन से क्या, ठीक है ना। sp कार्बन sp2 ये फैक्ट है, मैं और मतलब कि प्रैक्टिकली ये वेरीफाइड है कि मतलब कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है sp2 कार्बन से, ठीक है ना। ये वाली लिस्ट आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वाली लिस्ट, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में जो ये सब यूज होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब आपको याद हो ही जाएगा, और फिर थोड़ी बात अपने दिमाग से भी कि मतलब कि कैसे क्या हम यूज कर सकते हो उन चीज़ों को, और जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये सब आपको मेमोराइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो और इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, अब वो अपने क्वेश्चन के थ्रू आ जाएंगे। एक चीज़ और, जो एक्स है यहाँ पे, एक्स हमारे हेलाइट को शो कर रहा है, जो 17 वाले ग्रुप के जो एटम्स रहते हैं या फिर जो एलिमेंट है वो इसको शो कर रहा है एक्स, ठीक है ना। ये हेलाइट है, अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हुई एक्स क्या लिखा है। हम्म तो इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट हमने अभी अभी सीखा इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, कि नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में अगर पोलराइजेशन हो रहा है एडजेसेंट बॉन्ड के थ्रू तो एक इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट रिलेट करता है कि वो कार्बन की सब्स्टिट्यूएंट की एबिलिटी पे, सब्स्टिट्यूएंट की एबिलिटी मींस कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर उस चेन से इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन वाली चेन उससे इलेक्ट्रॉन उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर उसको इलेक्ट्रॉन या तो डोनेटिंग कर सकता है या फिर वहां से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकता है, ठीक है ना। उसी के आधार पर प्लस आई थे और माइनस आई थे, ठीक है ना। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन एक कंप्लीट हो गई। हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट से एक कल हमने सीखा था कि कार्बोकेटाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखाए थे, जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल। अब जब ये अनस्टेबल है तो इनको हम किन किन ग्रुप से या फिर प्लस आई या माइनस आई से हम इनको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, तो उसी स्टेबिलिटी को हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि मतलब कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या फिर ऐसे कौन से ग्रुप हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस स्पीशीज के पास जितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उसके पास उतनी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, और जितना अनस्टेबल होगा वो उसकी स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को मैं पॉइंट पर लिख दे रहा हूँ, चार्ज, जितना चार्ज होगा उसके पास उतनी एनर्जी रही होगी, जितनी उसके पास एनर्जी रही होगी उतनी वो अनस्टेबल रहा होगा, जितना अनस्टेबल होगा उसमें उतनी पास स्टेबिलिटी रहेगी। तो अब आप एक चीज यहां से देखो कि चार्ज और स्टेबिलिटी एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो एक चीज समझो, जिसके पास जितना चार्ज होगा, जिसके पास जितना चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा
उतना ही कम अनस्टेबल होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मीन्स हमको कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है। अब कार्बोकैटायन को हमको स्टेबल करना है, कार्बोकैटायन को हमको स्टेबल करना है, तो कैसे कर सकते हैं कि इसका चार्ज, इसके चार्ज को कम करके, अगर हम इसकी चार्ज को कम कर सकते हैं या फिर चार्ज को कम कर दें तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इसके हम चार्ज को कम करते हैं, कार्बोकैटायन के चार्ज को हम कम करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप यही देखो कि अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट में दो ग्रुप पढ़े थे, कौन कौन से, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना, सॉरी प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और माइनस आई ग्रुप वहां से कार्बन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को छीन लेते थे। तो अब इसके पॉजिटिव चार्ज को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कार्बोकैटायन के चार्ज को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है, तो यानी कि इसको ऐसी स्पीसीज चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। इसको हम स्टेबलाइज बाय कब कर, इसको स्टेबल हम कब कर सकते हैं कि इस कार्बोकैटायन को जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे सके, ठीक है ना। अब इसको इलेक्ट्रॉन दे तभी तो स्टेबल होगा। तो स्टेबल तो स्टेप तो सीधा अपना एक मतलब पॉइंट टाइप में रहता है कि रिजल्ट हमारा ये निकलता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड कर रही होगी कि, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, आप खुद ही अपने आप आंसर दे दोगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हमें इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। अब आप ये चीज भी, जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रहा था कि जब अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक करता है, ठीक है ना, और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो अब इस कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के हमको पॉजिटिव चार्ज को कम करना है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को कम करना है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी रही होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कब, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को हम बैलेंस कर सकते हैं जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए। ऐसे तो हम इसको स्टेबल कर सकते ना कि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हमें कोई ऐसी स्पीसीज चाहिए या फिर ऐसे ग्रुप्स वाले चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दें, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करें। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, अब आप खुद ही बोल सकते हो कि अब एक और चीज, प्लस वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये माइनस वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन वहां से कार्बन चेन से खींच लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप खुद ही समझ गए होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। इस चीज में लिख दे रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू stability of the carbocation, stability of carbocation is directly proportional to plus I group और inversely proportional to minus I group, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात ये है, ये होगी रटने वाली बात की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, ये रटने वाली बात हो गई। समझने वाली बात ये हो गई कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं तो हमें उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। क्या समझने वाली बात क्या होगी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें कार्बोकैटायन की पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। जो इसके पॉजिटिव चार्ज को जितना बैलेंस करेगा वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज होगी अपने रटने वाली बात की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। समझने वाली बात क्या होगी कि हमें कार्बोकैटायन के चार्ज को बैलेंस करना है और कार्बोकैटायन का हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन रहता है, तो उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को हमें ऐसे कौन से ग्रुप जोड़ें जो उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सकें, ठीक है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लस आई वाले ग्रुप होंगे वो उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा ये वाला आप लिख लो, नोट कर लो वाला पॉइंट।
कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर सकते हो और यही इसकी मतलब स्टेबिलिटी की यही समरी है इसकी, ठीक है ना। और आप जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आप देखोगे तो ज़्यादा ही मतलब कि ज़्यादा क्लियर होगा। और ये कंपटीशन के पेपर में को जितने से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, कंसेप्ट एक बार बनाओ, अच्छे से बनाओ कंसेप्ट, तो फिर आप उसके क्वेश्चन पे ज़्यादा वर्क करो, ठीक है ना। कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट रखने से कि स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, तो इस चीज़ से आपको इससे रटने से आपके अगर फिर इसके बाद आप क्वेश्चन उस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितने से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको और एक साथ यहाँ तक तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो हम इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। पहला ही क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आपको इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। जो मैं लिखूंगा उस चीज़ को आपको उसकी स्टेबल जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको पहले नंबर पे लिखना है, उसका आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन ए रहा आपका CH3 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 ये रहा आपके पास क्वेश्चन। इन चारों स्पीसीज में इन चारों चीज में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो एक चीज हम आपको सिखाएंगे। अब देखो CH3 हमने खुद जब हमने आई ग्रुप के ऑर्डर पढ़ रहे थे तो एल्काइल ग्रुप जो CH3 जो लॉन्ग चेन थी CH3 की, उसमें उसकी स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा थी। तो इसमें 3 CH3 लगे हैं तो इसको ज़्यादा आई इफेक्ट दे रहे होंगे, ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी इसको कार्बोकेटायन को इसका प्लस आई इफेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे हो ना कि इस CH3 का इस कार्बोकेटायन पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा होगा, इस CH3 का इस कार्बोकेटायन पे प्लस आई इफेक्ट हो रहा होगा और इस वाले CH3 का इस कार्बोकेटायन पे प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, इस वाले क्वेश्चन इस वाले इसमें इस पे इसका प्लस आई इफेक्ट, इसमें इसके पास आई इफेक्ट है नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसको आई इफेक्ट के थ्रू मतलब इसके पॉजिटिव इसके जो इलेक्ट्रॉन इधर कहीं मूव हो रहे होंगे कभी कभी तो इसके पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मिल रहे होंगे तो इसके ये पॉजिटिव चार्ज इसका बैलेंस हो रहा होगा, ठीक है ना। इसके पास 3 ग्रुप है इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। इसके पास 3 ग्रुप हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। इसके पास 2 ग्रुप है इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसके पास एक ही ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसके पास कोई ग्रुप नहीं उसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमें इसके क्वेश्चन में आप ये देखो कि किस वाले नंबर पे इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा बैलेंस हो रहा है। ये मत रटो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। ये आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। अब तो ये देखो कि किस वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल किस ग्रुप में हो रहा है। आप ये देखो इस वाले ग्रुप में कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा
स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसके पास 3 ग्रुप हैं आई एफ प्लस आई इफेक्ट के, ठीक है ना। इस वाले कार्बोकैटायन पे प्लस आई इफेक्ट के 3 ग्रुप हैं, इसके पास 2 ही है, इसके पास एक ही। तो कि क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। और ये स्टेबल क्यों है इसके पास, मैं आपको यहाँ पर रीजन भी लिख दे रहा हूँ। मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, इसका ए रीजन होगा इस क्वेश्चन का, कि फर्स्ट वाले नंबर के पास सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, नंबर ऑफ आई ग्रुप ज्यादा है, तो ए वाले फर्स्ट वाला नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और एम्स में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ए वाला सीक्वेंस दे दिया गया, ए वाला आपको ऑर्डर दे दिया गया, और उनके ए वाला उनको मतलब कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी मिल गया आपको। ए आपका असर्सन मतलब ए पूरा आपका असर्सन ए वाला है, और आपको रीजन आपको ए मिल गया कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए वजह ए वाला मतलब ए वाला जो क्वेश्चन है और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ए है, मतलब कि इसका आंसर ए लिखा है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है। क्यों? फिर उसका असर्शन आपको मिलता है कि मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इन फर्स्ट ग्रुप देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ। तो इसका असर्शन और इसके मतलब इसका जो असर्शन है उसका रीजन उसको एकदम ट्रूली वेरीफाइड कर रहा है, तो इसका आंसर जो एम से बनते नहीं, तो इसका ए वाला आंसर होगा, मतलब कि मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, तो इसको वेरीफाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है कि मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप, तो उसका आंसर बन हो जाएगा एम्स में। मतलब वन पे अगर असर्शन एंड ट्रू असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन रीजन मतलब कि ऐसा कुछ होता है ना, मुझे एकदम क्लियरली में याद नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर बन हो जाएगा, ठीक है ना, एम्स वाले क्वेश्चन में। आपको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन कि इसमें ए वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसकी फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ आई ग्रुप सबसे ज्यादा है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, ठीक है। तो अब हम और क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया आपका सिंपल सा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ सा आ रहा है। क्वेश्चन आपका आएगा, ये तो मतलब और आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे वो ऐसे ही ऐसे मतलब कि थोड़ा टफ सा क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी, ये चीज मैंने आपको पहले से लिखी कि इसमें इन दोनों में सबसे ज्यादा मतलब इन दोनों में प्लस आई ग्रुप प्लस आई किसका रहा होगा, इसमें स्टेबिलिटी आपको कार्बोकैटायन नहीं निकालना है वाले क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में ए निकालना है कि इन दोनों के कंपैरिजन में इन दोनों में प्लस आई सबसे ज्यादा किसका रहा होगा, है ना। अब देखो, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फैक्ट टाइप में बताता हूँ। अगर आप इसमें क्या बोलते हैं पीरियड, अरे क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप, अगर आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं, अगर ग्रुप में अगर ग्रुप मतलब जो पीरियडिक टेबल की ग्रुप में अगर आप मूव कर रहे हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप उसके साइज को मतलब साइज से ज्यादा मोस्टली उसका आंसर आता है। अगर आप इसके पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो पीरियड के अगर ऐसे ही कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका एटम नंबर 7, इसका एटम नंबर 8, तो ये हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं। अगर पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आप सबसे पहला फैक्टर मतलब जहां तक हो सके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर फोकस कीजिए, ठीक है ना।
अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं ना, आपने जब इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे आप, तो जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा मायने रखा करो फिर। तो अब हाँ, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि इसमें से आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप किसका ज़्यादा है, प्लस आई ग्रुप, ठीक ना। ये हमारा नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास, किसकी ज्यादा रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इन दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे इसकी ज्यादा रही होगी। ये चीज आपको पता है। तो आंसर हमारा इसकी पास ही है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे कि अब आप ये देखो, नेगेटिव चार्ज इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे है, इस वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जिसके पास इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा कहाँ है इन दोनों के पास, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास स्टेबल ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक फैक्ट होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल। क्या बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ आपको कहीं कॉर्नर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मतलब हर जगह हेल्प करेगी। नेगेटिव इस वाले फैक्ट को या तो आप याद कर लो, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल। या तो आप इस चीज को याद कर लो या फिर अपने कहीं मतलब नोट कर लो। ये चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। इस चीज को आप ऐसे नोट कर लो या फिर आप कहीं याद कर लो इसको। इलेक्ट्रॉन में एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल। तो इस चीज को आप मेमोराइज कर सकते हो। अब देखो, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हमने बात करी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है कि ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पे। अब इस पे चार्ज ज्यादा होगा, तो इन दोनों में चार्ज, जब इस वाले नेगेटिव चार्ज को देना जल्दी कौन चाहेगा, इस पे तो स्टेबल है भाई, ये तो अपने पास रखेगा ही। अब ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसके कंपेरिजन में ऑलरेडी स्टेबल है, तो अपने नेगेटिव चार्ज को क्यों देना चाहेगा। तो इसमें इसके प्लस आई ग्रुप इस वाले के ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई, तो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे ऑक्सीजन की ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे ऑक्सीजन की ज्यादा है। अब ऑक्सीजन, और एक हमने फैक्ट हमने सीख ही लिया है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल। क्या बोला मैंने, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम इज मोर स्टेबल। अब वो देखो स्टेबल है, तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को नहीं देना चाहेगा किसी को। अगर नाइट्रोजन कंपेरिजन में अगर वो स्टेबल है तो वो नहीं देना चाहेगा अपना। लेकिन नाइट्रोजन के पास उतना मतलब कि ऑक्सीजन के कंपेरिजन में उसके पास नेगेटिव, जो उसका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं है, तो वो अपना ये नेगेटिव चार्ज किसी को दे के तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की ईएन नाइट्रोजन की कंपेरिजन में ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो वो अपने नेगेटिव चार्ज को अपने पास ही रखेगा, तो नहीं देगा ना वो। तो ए प्लस आई ग्रुप के रूप में ए कम काम करेगा, और हमारा नाइट्रोजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लस आई ग्रुप के रूप में ज़्यादा काम करेगा। तो प्लस आई ग्रुप इसका मतलब जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो हमारे नाइट इस वाले ग्रुप का ज़्यादा होगा, और प्लस आई ग्रुप इफेक्ट इस वाले ग्रुप का कम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। हमको प्लस आई ग्रुप की बताना, प्लस आई इफेक्ट की बताना कि किसका ज्यादा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी। तो
इस क्वेश्चन में भी हमको यही फाइंड करना है कि प्लस आई एफ एफ किसका ज़्यादा है। तो इसके पास भी 3 कार्बन है ना, इसके पास भी 3 कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम ही एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात ही नहीं कर सकते हैं। सेम एटम है तो हम ग्रुप में साइज की बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एज ए फैक्ट आप याद कर सकते हो कि जितना ज़्यादा मतलब कि जितना ज़्यादा ये ग्रुप जितना ब्रांच्ड होगा, जितना ज़्यादा ब्रांच होगा, देखो ये तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ब्रांच टाइप में, एक इसका ए रहा, एक इसका ए रहा, ये ब्रांच टाइप में हमारे जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा वो उसकी प्लस आई इफेक्ट उतना ही उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये चीज़ मैं आपको लिख दे रहा हूँ। मोर ब्रांच प्लस आई अफेक्ट ज़्यादा, ठीक है ना। और एक चीज़ आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हो, एच डी, ये सब आपको पता ही होगा, इनऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा कि ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन, डायट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है ना। तो अब इनमें हम एक क्वेश्चन है कि इनमें सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आप जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप डायरेक्ट मेमोराइज करो, ये वाला कि इसमें हम आई इफेक्ट की बात करें प्लस आई, ठीक है ना। ये इसमें सबसे ज़्यादा किसका हो, तो आप इसके थ्रू एक के साथ सेम CT3 CD3 और CH3, ठीक है ना। ये चीज़ आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। नीट का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन चीज़ों को डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं एक बार कि इन तीनों चीज में कि सबसे ज्यादा स्टेबल ग्रुप कौन सा है, ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन आप और देख लो कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि उसकी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक चीज मैंने आपको कार्बोकैटायन के पॉइंट में लिखवाया था, तो इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर हमें कंप्लीट ऑक्टेट देते हैं इसकी, इसकी इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखो। जब आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो इनऑर्गेनिक में जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं आप ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हर कोई मतलब कि ग्रुप या फिर एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहता है, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह करना चाहता है, ठीक है ना। वो
और जिसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमारा मतलब कि जो कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर्ड में रहते हैं। तो डायमैग्नेटिक, ये मैंने आपको बहुत जोर दे के पढ़ाया था, ठीक है ना। अब आप देखो इसकी कंप्लीट ऑक्टेट है तो ये तो हमारा ये तो पता ही पड़ गया कि सेकंड नंबर सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्डर इसके, तो सेकंड हमारा पहले ही निकल के आ गया कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई शक की बात भी नहीं थी। अब आप ये देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और वहां पर हमारे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब आप ये देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है। अब इसी बात है कि हमारे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और अभी इससे एक दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट लिखाया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम इज मोर स्टेबल, बट पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम इज नॉट स्टेबल। तो ये हम यहीं से आपको निकल आया इसी वाले पॉइंट से। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, ये मैं चीज़ आपको फिर से बता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की, लेकिन फिर उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो तो स्टेबल होने से मतलब कि वो तो सबसे लास्ट में आना ही आना है। तो मतलब कि आप यही ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में मैंने आपको आज ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। इसी पॉइंट पे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए, तो क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आपका बिल्डअप हुआ होगा। तो इसके आगे की टॉपिक्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।